हेलो एवरीवन। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूनम होम साइंस क्लासेस पर। आज हम प्रसार शिक्षा का पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। प्रसार शिक्षा का उद्भव, ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों में हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1873 में किया। कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के संदर्भ में एक्सटेंशन प्रसार शब्द का प्रयोग बोरहीज ने 1894 में किया। अमेरिका में प्रसार शिक्षा का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से 1990 के मध्य संपन्न हुआ, जो कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित था। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता सन 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट के पारित होने पर प्राप्त हुई। इस पैराग्राफ के प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो इसको याद रखें। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों में हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1873 में किया, ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया था। कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के संदर्भ में एक्सटेंशन प्रसार शब्द का प्रयोग बोरहीज ने 1894 में किया, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से 1910 के मध्य संपन्न हुआ, तो ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के प्रयासों से हुआ, जो कपास की खेती तथा उद्योग से संबंधित था। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता सन 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट के पारित होने पर प्राप्त हुई। तो स्मिथ लीवर एक्ट 1914, ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 में आया था। इस एक्ट के पारित होने की कथा अत्यंत रोचक है। 20वीं सदी के प्रारंभ में ये अनुभव किया जाने लगा कि ग्रामीण जनता नगरों की ओर आकर्षित होती जा रही है और इन्हें शहरों में जाने से रोका जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही खेतीबाड़ी ग्रामीण विकास के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ग्रामीणों को शहरों में जाने से रोकने तथा सर्वांगीण विकास की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक ग्रामीण आयोग का गठन किया। आयोग ने अत्यंत ही गहनपूर्वक इस समस्या का अध्ययन किया और उसके सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ग्राम एवं नगरीय जीवन के रहन सहन तथा जीवन स्तर में काफ़ी अंतर है। शहरी जीवन की चमक दमक एवं विलासिता ग्रामीणों को सहज ही आकर्षित करती है, अतः ये आवश्यक है कि ग्रामीण स्तर के अंतर को कम किया जाए और ग्रामीणों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। उनकी आर्थिक समृद्धि हेतु अर्थोपार्जन की संभावनाओं को विकसित किया जाए। ऐसा करने के निमित्त ग्रामीणों का योगदान महत्वपूर्ण है, अतः उन्हें ही इस बात के लिए प्रेरित कर उन्हें प्रयत्नशील बनाया जाए। उनके ज्ञान स्तर में परिवर्तन लाकर, उनके काम करने के ढंग में परिवर्तन लाकर, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन तथा उनके कार्य संपादन की सही क्षमता की जानकारी प्राप्त कर ऐसा किया जा सकता है। ग्रामीण आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ, तो ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी में पूछा गया था कि स्मिथ लीवर एक्ट 1914 में। और ग्रामीणों के विकास हेतु संस्थागत शिक्षण व्यवस्था के दायरे से बाहर शिक्षण की व्यवस्था की जाने लगी। बाद में इस शिक्षण को कृषि प्रसार का नाम दिया गया। भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में सन 1908 में की गई। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1936 में इसी संस्थान को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फसल उत्पादन निर्मित उन्नत तकनीकों का विकास, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयास, उत्तम कोटि के बीज का उत्पादन, कीटों तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाली बीमारियों से बचाव आदि ही इस संस्थान के उद्देश्य हैं। 1928 में रॉयल कमीशन ने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना के निमित्त सिफारिश की तथा इसकी स्थापना 1928 में हुई। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। आजकल हमारे देश में अनेक अनुसंधान संस्थान हैं जो अनाज, दलहन, तिलहन के अतिरिक्त कपास, जूट, नारियल, लाख, गन्ना, तंबाकू आदि के उत्पादन संबंधी विकास कार्यक्रमों से संबंधित हैं। ग्रामीणों के जीवन में पशु पक्षियों की भी सहभागिता होती है। एक ओर जहाँ कृषकों के जीवन में गाय, बैल, भैंस आदि का योगदान रहता है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ियों पर बसने वालों की निर्भरता भेड़ों, खच्चरों आदि पर होती है। इसी प्रकार नदियों एवं समुद्र तटवासियों के जीवन का अभिन्न अंग है मछलियाँ। पशुधन के फिशरी साइंस, समुन्नत रखरखाव, मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों आदि के विकास हेतु डेयरी साइंस, वेटनरी साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम का गठन हुआ। राधाकृष्णन कमीशन ने 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई 1955-56 में प्रारंभ हुई। तत्काल देश के सभी कृषि विद्यालयों तथा गृह विज्ञान पाठ्यक्रमों के साथ प्रसार शिक्षा की पढ़ाई होती है। इनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मैसूर, असम, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रसार सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे अनेक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो ग्राम सेवकों, ग्राम कार्यकर्ताओं, प्रसार कार्यकर्ताओं के सहायतार्थ हैं। प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिली है। इसके द्वारा गांवों की दिशा निश्चित रूप से सुधरती जा रही है तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होने तथा काम का समुचित मुआवजा मिलने के फलस्वरूप उनका ध्यान अपने काम धंधों में लगने लगा है तथा उनके मन में अपने काम के प्रति आस्था जागृत हो गई है। भारत के भविष्य के संदर्भ में यह एक शुभ संकेत है। इसी आधार पर निम्न संस्थाओं की स्थापना हुई। नंबर 1, मार्तंडम प्रयास। ट्रावनकोर में यह संस्था 1921 में ईसाई मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। इसका संचालन अमेरिका के डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्तंडम प्रयास अमेरिका के डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा किया जाता है। ये कार्यक्रम अपनी मदद पर आधारित है। इसका उद्देश्य शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास करना है। इसमें लोगों में अपनी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता तथा उनके पुनरुत्थान को महत्व दिया गया। सरकारी सहायता तथा धार्मिक अंधविश्वासों के कारण कार्यक्रम उतना सफल नहीं हो पाया। एटा प्रयास। यह योजना एक अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर द्वारा 1948 में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य उत्पादन में सुधार, सामाजिक सुधार,
शिक्षा प्रदान करना, आत्मविश्वास एवं सहयोग आदि थे। आरंभ में इसमें 64 गांव सम्मिलित किए गए थे, बाद में ये बढ़कर 98 हो गई। तो ये क्वेश्चन भी यूपीटीजीटी और यूजीसी नेट में तो कई बार पूछा गया है। ग्राम पुनर्निर्माण योजना सहकारी सिद्धांतों के आधार पर सर डैनियल हैमिल्टन ने सन 1903 में बंगाल के गांव को आदर्श ग्राम बनाने की योजना बनाई। उन्होंने 1916 में सहकारी ऋण समिति, 1924 में केंद्रीय सहकारी बैंक एवं बाजार व 1934 में ही ग्राम पुनर्निर्माण प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की। तो प्रत्येक को याद रखें, क्योंकि प्रत्येक संस्थान से क्वेश्चन बन चुका है। गुड़गांव योजना श्री F.S. ब्रेन पंजाब के गुड़गांव जिले के उपायुक्त द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम पथ प्रदर्शक द्वारा प्रसार कार्य किया जाता है, जो 3 माह तक कृषि की जानकारी कृषकों को पहुंचाता है। प्रारंभ में ये योजना अधिक प्रभावशाली नहीं रही, क्योंकि तकनीकी ज्ञान का अभाव था, लेकिन 1933 में इसने आंदोलनात्मक रूप धारण कर लिया और केंद्रीय सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए का 1935 से 1936 में अनुदान स्वीकृत किया गया और सहकारी विभागों के माध्यम से इस कार्य को किया जाने लगा। श्री निकेतन कितनी बार पूछा गया है परीक्षा में। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1908 में कुछ युवक संघ बनाने प्रारंभ किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का एक ऐसा वर्ग बनाने का प्रयास किया जो ग्रामीण वर्ग के लोगों से संबंध बनाए रखे। 1921 में श्री निकेतन में एक संस्थान की स्थापना, जिसे 8 ग्राम सम्मिलित थे, की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन व निराकरण, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना एवं साधनों में विकास लाना। तो इसको याद रखें, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ईसाई मिशन, इसके द्वारा 3 क्षेत्रों में पुनर्निर्माण। इस मिशन द्वारा 2000 बुनियादी पाठशालाओं, 325 उच्च विद्यालय और 38 महाविद्यालय खोले गए। इलाहाबाद कृषि संस्थान के प्रसार विभाग में प्रसार कार्यकर्ता के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया। मिशन द्वारा कई अस्पताल भी चलाए जा रहे हैं, जहां चिकित्सा के साथ साथ शिक्षण कार्य भी होता है। गांधी योजना, गांधी जी राजनैतिक नेता एवं महात्मा ही नहीं वरन समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एक बार कहा था कि गांवों का विनाश हुआ तो भारत का भी विनाश हो जाएगा। गांवों की उन्नति के लिए गांधी जी द्वारा 18 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया। इसमें बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम सुधार, ग्राम उद्योगों की उन्नति, महिलाओं की प्रगति, पिछड़ी जाति की उन्नति, राष्ट्रीय भाषा का प्रचार, आर्थिक समानता, जन स्वास्थ्य एवं सफाई शिक्षा, मातृभाषा का प्रेम आदि सम्मिलित किया गया। इन विचारों को साकार रूप देने हेतु कुछ संस्थाओं का गठन किया गया। सेवा ग्राम में खादी विद्यालय, अखिल भारतीय उद्योग सभा, गौ सेवा संघ, कुल्लू खेड़ी की गांधी निकेतन, दिंडीगल में गांधी ग्राम, तिरुचिमोद में गांधी आश्रम, अखिल भारतीय बुनाई सभा, परूर में सेवा सदन, तिरचूर में कस्तूरबा आश्रम। इसके अतिरिक्त किसान संगठन और श्रमिक संगठन स्थापित किए गए। गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ा, मूवमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसके अतिरिक्त पिछड़ी जाति के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? उन्हीं की प्रेरणा से हिंदुस्तानी प्रचार संघ, भूदान आंदोलन, सर्वोदय का संगठन, खादी के लिए चरखा आंदोलन प्रारंभ हुए।
सर्वोदय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम मुंबई में गांधी की प्रेरणा से चलाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, कृषि की उन्नति, साक्षरता का प्रसार, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों का विकास आदि थे। दोहरी आदर्श सेवा। ग्वालियर में कर्नल सितोले द्वारा यह योजना 232 ग्रामों में प्रारंभ की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों की आय में वृद्धि, ग्राम पुनर्निर्माण समिति की स्थापना करना था। इसके अंतर्गत खेतों की सही जुताई, पशुओं की उन्नत नस्ल तैयार करना, प्राकृतिक खाद बनाना आदि कार्य सम्मिलित किए गए थे। नीलखेड़ी योजना कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यूजीसी नेट में कई बार मिलाने के लिए आ जाता है। श्री एस के देव इस योजना के मुख्य संचालक थे। पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप हजारों विस्थापितों की सहायता के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों का शोषण होता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारत में अज्ञानता, गरीबी, भोजन की कमी, अस्वास्थ्य आदि विकराल रूप से दिखाई देती थी। बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक प्रकोपों ने समस्या को और भी गंभीर रूप दे दिया। 9 लाख विस्थापितों के पुनर्निवास की विकराल समस्या भी हमारे सामने थी। फलस्वरूप इस योजना को चलाया गया। फिरका विकास योजना 1946 के अंत में मद्रास में ग्राम स्वराज स्थापना के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया। यह 34 फिरकों में आरंभ की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आर्थिक प्रगति तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा कर स्वावलंबी बनाना था। 1947 में विशेष फिरका योजना तैयार की गई और अप्रैल 1950 तक यह योजना 50 अतिरिक्त फिरकों में आरंभ की गई। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा में ये मैच करने के लिए आ जाते हैं और परीक्षाओं में ये सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरका विकास योजना कब हुई, 1946 में, कहाँ हुई, मद्रास में। और फिरकों के बारे में भी पूछा गया है। भारतीय ग्राम सेवा। अमेरिका में डॉक्टर मोशेर तथा गुप्ता द्वारा 1945 में यह योजना आरंभ की गई। इसके अंतर्गत लोगों को अपनी सहायता स्वयं करने योग्य बनाना सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत सामूहिक वार्तालाप, प्रदर्शन, निजी संपर्क आदि विधियों को अपनाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1949 में भारतीय संविधान में भारतीयों को न्याय देने, विचारों, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, अवसर तथा स्तर की समानता, देश की एकता आदि का संकल्प लिया गया तथा इस देश के कल्याणवादी राज्य का स्तर प्रदान किया। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई, 1951। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास की योजना की गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया था कि सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 में आरंभ किया गया। और सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952, ये ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो होम साइंस से रिलेटेड हो या कोई जीएस से रिलेटेड हो और ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। 55 चुने गए क्षेत्रों में 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों, जिसमें 300 ग्राम व 0.2 लाख की आबादी थी। 1953 में इसे और भी विस्तृत किया गया। इसमें 100 से 150 गांव के नए खंड सम्मिलित किए गए। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। इसके अंदर कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्य करती हैं। युवक संघ, महिला मंडल, बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र इत्यादि सेवा योजना आदि कई संगठन इस प्रकार कार्य को आगे बढ़ाने में संलग्न हैं। ग्राम पंचायत
भारत को अभी भी 76% जनता गांवों में निवास करती है, अतः ग्रामवासियों को न्याय प्रदान करने हेतु इस संस्था का निर्माण किया गया, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। भारत में इस प्रकार को प्रजातांत्रिक संस्था कोई नई चीज़ नहीं है। इस प्रकार की संस्थाओं का विकास भारत में पुरातन से चला आ रहा है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल के अनुसार राष्ट्रीय जीवन एवं कार्य अभिलिखित प्रारंभिक युग में प्रख्यात सभाओं एवं संस्थाओं द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा, पंचायत का संगठन और उसको मार्गच्युत करना मुकदमेबाजी का निरंतर स्रोत है, जो न्यायालयों में बहता है। 22 नवंबर 1948 को नीति निर्देशक तत्वों एवं विचार विमर्श करते समय वीके संस्थानम का एक प्रस्ताव इस प्रकार था, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। मई 1954 को ग्राम पंचायतों की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 19 जुलाई 1954 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया कि नंबर 1, भारतीय संविधान में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायत को स्थानीय स्वायत्त शासन का एक इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए। नंबर 2, ग्राम पंचायत विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। नंबर 3, ग्राम पंचायत को दलबंदी तथा दल राजनीति से दूर रखना चाहिए। नंबर 4, प्रत्येक 1500 से 2000 तक की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण करना चाहिए। नंबर 5, ग्राम पंचायत का निर्वाचन यथासंभव सरल होना चाहिए। नंबर 6, ग्राम पंचायत को सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक कार्य करने चाहिए। नंबर 7, भारत की योजनाएं ग्रामों पर आधारित होनी चाहिए। ग्राम पंचायत को श्रम करने लगाने की छूट प्रदान करनी चाहिए ताकि ग्राम पंचायत अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें निम्न कर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 1, भूमि कर। नंबर 2, परिवहन कर। नंबर 3, व्यवसाय कर। नंबर 4, हाट बाजार एवं मेला कर। ग्राम सभा संयुक्त निर्वाचन द्वारा एक प्रधान और उप प्रधान ग्राम पंचायत के सभी प्रधान एवं उप प्रधान होते हैं। ग्राम पंचायत की अपनी एक कार्यकारिणी समिति भी होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। पंचायती राज का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। इसके माध्यम से अधिक लोगों को शासन के कार्यों में हिस्सा बटाना है। शासन को गरीब व्यक्ति की आवाज़ सुनाई जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम स्तर के केंद्र स्तर तक जनता की अपनी सरकार हो, जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले। ग्राम पंचायत के लाभ: स्वास्थ्य की उन्नति में सहायक, यातायात के साधनों में उन्नति, सफाई में वृद्धि, आमोद प्रमोद में सहायक, पीने के पानी की व्यवस्था, महिलाओं एवं बच्चों के उन्नति में सहायक, सांस्कृतिक उन्नति में सहायक, कृषि में सुधार, सिंचाई की व्यवस्था, पशु चिकित्सा एवं उनके चारागाह की व्यवस्था, भूमिहीन गरीबों की भूमि की प्राप्ति, शिक्षा की व्यवस्था, गरीबों को आवास व्यवस्था, ग्रामीण उद्योग धंधों का विकास, सहकारी समितियों का गठन, नशेबंदी में सहायक, मुकदमेबाजी की समाप्ति, प्रशासन में सहभागिता, मातृत्व एवं बाल कल्याण का विकास। महिला क्लब एवं अन्य स्थानीय संस्थाएं महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के उद्देश्य से देश एवं प्रदेश में कई महिला कल्याण संस्थाओं की स्थापना हुई। इस प्रकार की प्रथम क्लब की स्थापना अमेरिका में हुई थी। इस क्लब का नाम
4H क्लब था। इस क्लब का उद्देश्य बच्चों का सर्वोन्मुखी विकास था। दूसरा महत्वपूर्ण क्लब गृह प्रदर्शन क्लब है। गृह प्रदर्शन क्लब 10 से 15 महिलाएं मिलकर करती हैं। इस क्लब का कार्य संतुलित आहार, उत्तम आहारों का चुनाव, गृह उद्योग का विकास, प्रारंभिक चिकित्सा आदि की जानकारी प्रदान करना है। इसी प्रकार की कई महिलाएं कल्याण संस्थाएं भारत में चल रही हैं, जिन्हें भारत सरकार के समाज कल्याण बोर्ड से सहायता प्राप्त होती है। समाज कल्याण बोर्ड के अंतर्गत एक महिला विकास निगम का भी गठन किया गया है। महिलाओं के कल्याण की नीतियों एवं कार्यक्रम को क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया गया है। इस समिति में राष्ट्रीय स्तर की महिला समाज कार्यकर्ता एवं सांसद इसके सदस्य हैं। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट। कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अप्रैल 1945 में की गई। ट्रस्ट बनाने का उद्देश्य ग्रामीण महिला एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास करना था। वर्तमान में इस ट्रस्ट के अंतर्गत कुल 350 ग्रामीण केंद्र कार्यरत हैं। इस ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। उसके पश्चात सरदार पटेल, श्री ठक्कर बापा, श्री जी बही मनगांवकर, श्रीमती प्रमिला थाकर से एवं श्रीमती एन मेनन ट्रस्ट की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो इसको भी याद रखें कि कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अप्रैल 1945 में की गई थी। वर्तमान में इस संस्था के अंतर्गत 320 बालवाड़ी, 75 आरोग्य सेवा केंद्र, 262 स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र एवं महाविद्यालय, 151 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 160 कृषि, डेयरी एवं क्राफ्ट केंद्र कार्यरत हैं। इन शिक्षण केंद्रों द्वारा लगभग 1,99,900 लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। संस्थान के पास 124 हेक्टेयर का अपना फॉर्म है, जिसमें मक्का, अरहर, उड़द, सोयाबीन, गेहूं, चना आदि फसलों की उन्नत किस्में उगाई जाती हैं। संस्थान के पास अपना एक लगभग 32 हेक्टेयर का बगीचा है, जिसमें अमरूद, आम, चीकू, बेर के पौधे उगाए गए हैं। संस्थान के पास अपना ग्रंथालय है, जिसमें विभिन्न विषयों की लगभग 2300 पुस्तकें उपलब्ध हैं। कस्तूरबा गांधी संस्थान प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य नई वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी को गांवों तक पहुंचाना था। संस्थान से कृषि क्षेत्र में ग्रामीण युवकों को खेती के तरीकों की जानकारी प्रदान की जाती है। सन 1985 से 86 के अंतर्गत लगभग 1500 एवं ग्रामीण युवकों, महिलाओं एवं किसानों ने कृषि, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, स्वास्थ्य एवं पोषण आहार का प्रशिक्षण प्राप्त किया। संस्थान में विश्व का सर्वप्रथम कंपोस्ट खाद बनाने का कार्यक्रम चलाया गया था। संस्थान के पास अपना स्वयं का बायोगैस प्लांट है। जिसकी सप्लाई 40 परिवार के 150 लोगों को की जा सकती है। तो इसको याद रखें। भारत सेवक समाज की स्थापना सन 1952 में हुई थी। यह एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन में लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। इसका अपना एक युवा संगठन है, जो कुआं, तालाब, बांध, सिंचाई की नाली, सड़क, स्कूल भवन तथा पंचायत घर आदि का निर्माण कार्य करता है। ये लोगों द्वारा दान की गई जमीन को आदर्श फॉर्म के रूप में निर्मित करता है। भारत सेवक समाज में कई आश्रम एवं विद्यालय चलाता है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। समाज कल्याण बोर्ड
समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना सन 1953 में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी। इस मंडल की स्थापना का उद्देश्य देशवासियों को स्वेच्छा से विकास की ओर गतिशील होने के लिए प्रेरित करना था। समाज कल्याण मंडल का प्रमुख कार्यकारी संस्थाओं की विभिन्न आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना, उनके लिए कार्यक्रम तैयार करना तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा धन उपलब्ध करवाना। मंडल ने ऐसे छात्रों में जहां पर इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठन नहीं हैं, वहां पर गरीब परिवार, महिला, बच्चों एवं अपंगों को सहायता प्रदान की। प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षा, कार्यरत महिलाओं को मजदूरी में उचित वृद्धि तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए मंडल ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लगभग सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। तो ये सारी संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं। यूजीसी नेट में मैच करने के लिए आ जाती हैं और सभी परीक्षाओं में योजना दे के सन पूछ लेते हैं और सन दे के योजना पूछ लेते हैं। तो इसको सभी को याद रखें। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का सीधा संबंध मानव जीवन तथा उससे जुड़ी हुई दैनिक समस्याओं से है। प्रसार कार्य का प्रतिपादन ग्रामीण क्षेत्र के विकास तथा ग्रामीणों को स्तर की समुन्नति हेतु किया जाता है अतः प्रसार शिक्षा का क्षेत्र ग्राम परिवेश में मुख्य रूप से निहित है। ग्रामीण व्यवसाय तथा कुटीर उद्योग जैसे कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, कपड़े बुनना, बढ़ईगिरी, काश्तकारी, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना, टोकरी, सूप आदि बनाना आदि को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर रखना प्रसार शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। प्रसार शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? व्यावहारिक शिक्षा है, जो लैब टू लैंड के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों से संबंधित जो भी प्रयोग होते हैं उनका प्रयोगशाला से निकलकर उस स्थान तक पहुंचना आवश्यक है जिसके निमित्त उसकी परिकल्पना की गई है। इन प्रयोगों को तभी सफल माना जाता है जब ये उत्पादकता की वृद्धि में सहायक होते हैं और आर्थिक समृद्धि के कारण बनते हैं। इस प्रकार ग्राम जीवन के प्रत्येक पहलू के जुड़ा होने के कारण प्रसार शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत हो जाता है। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र को सही ढंग से समझने के लिए इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा का क्षेत्र कैसा है, तो व्यापक और विस्तृत है। नंबर 1, मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र। मनुष्य जिस वातावरण तथा परिवेश में रहता है उसका विकास। मानव निर्मित संस्थाओं तथा साधनों का विकास एवं उन्नति। नंबर 1, मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र। व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलू होते हैं जिनमें सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पक्षों पर विशेष बल दिया जाता है। व्यक्तित्व विकास को अर्थ सबसे अधिक प्रभावित करता है। मनुष्य का सुखी, समृद्ध व संपन्न होना इसी पर आधारित है। अर्थोपार्जन के लिए व्यक्ति अपने व्यवसाय एवं उद्योग पर निर्भर करता है। ग्रामीण लोग अर्थोपार्जन के लिए अधिकांशतः कृषि पर आधारित हैं अतः ग्रामीण लोगों के विकास के लिए कृषि व उनसे जुड़े व्यवसाय एवं उद्योगों का विकास होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत भूमि का समुचित उपयोग, खादों तथा उर्वरकों के सही प्रयोग द्वारा उर्वरकता बढ़ाना, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, सिंचाई सुविधा, पशुधन तथा खेती के औजारों की समुचित व्यवस्था, फसलों की सुरक्षा और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, फसल भंडारण तथा उचित मूल्य पर
विक्रय जैसी बातें आती हैं। भारत जैसे गरीब देश के किसानों को उन्नत किस्म बीज, उर्वरक आदि पशुधन खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। आज भी अनेक किसानों को यह ज्ञात नहीं है कि इसके लिए बैंक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रायः गाँवों में महाजनों के चक्कर में पड़ने से कृषकों का विकास के स्थान पर ह्रास होता है। आय के साधनों में वृद्धि के लिए विभिन्न सहायक व्यवसाय आवश्यक है। खाली समय में खाली ज़मीन का सदुपयोग करना भी उपयोगी होता है। जैसे बांध लगाते समय ऐसे पेड़ पौधे लगाना जिनकी लकड़ी को जलाने में प्रयुक्त किया जा सके। इसी प्रकार गोबर गैस प्लांट में गोबर के उपयोग द्वारा ऊर्जा उत्पादन और खरीद दोनों का उत्पादन संभव है। सौर ऊर्जा के प्रयोग के पशुपालन, भंडारण तथा घरेलू संपन्नता भी बढ़ाई जा सकती है। खाद्य संरक्षण न केवल खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से रोका जाता है, बल्कि अचार, चटनी, जैम, जेली आदि बनाकर आय के साधन में भी वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण पुरुषों के साथ महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं और परिवार को समृद्धि प्रदान कर सकती हैं। मानव विकास से संबंधित उपर्युक्त बातें नई जानकारियों, नई पद्धतियों एवं नई तकनीकों पर आधारित है, जो प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं, चलचित्र जैसे प्रसार माध्यम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र पर तत्कालीन समस्याओं के निदान के लिए प्रसार कार्यकर्ता की सुविधाएं तो उपलब्ध रहती ही हैं। प्रसार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है वयस्क शिक्षा। किसी व्यक्ति की प्रगति जब तक असंभव है तब वह साक्षर न हो। भारत के पिछड़ेपन का भी सबसे बड़ा कारण साक्षरता की कमी है, जिसका प्रभाव व्यक्तिगत विकास के अनेक रूपों को प्रभावित करता है। आत्मविश्वास में कमी के साथ मुद्रित माध्यमों द्वारा उपलब्ध ज्ञानवर्धक बातों से भी मनुष्य वंचित रह जाता है। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में प्रसार शिक्षा के अंतर्गत वयस्क शिक्षा कार्यक्रम अत्यंत प्रभावशाली है, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, तो मनुष्य का खुद का विकास होना भी जरूरी है। नंबर 2, मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास। सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति अपने वातावरण से अनेक रूप में जुड़ा रहता है। व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस वातावरण या परिवेश पर निश्चित रूप से आश्रित होता है जिसमें वह रहता है, क्योंकि दैनिक जीवन की सुविधाएं अथवा असुविधाएं उनसे जुड़ी रहती हैं। यातायात की सुविधा, शिक्षण व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा तथा पालन पोषण संबंधी सुविधाएं, खाद्य आपूर्ति, जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, अस्पताल, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल स्वच्छता एवं कूड़ा करकट, निवारण की समुचित व्यवस्था जैसी बातों का प्रभाव व्यक्ति के दैनिक जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति को दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं से प्रतिदिन जूझना पड़ता है, तो वह अपने व्यावसायिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। व्यक्ति की कार्यशक्ति व उसके निजी साधनों के समुचित उपयोग के निमित्त यह आवश्यक है कि उस वातावरण या परिवेश का विकास किया जाए जिसमें वह रहता है। सुविधा संपन्न वातावरण मानव विकास की व्यापक गति को तीव्र करने में सहायक है। इस संदर्भ में प्रसार शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत रूप ले लेता है। उपयुक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक एवं ऋण सुविधाएं, बैंक सेवाएं, बीजों व उर्वरकों की उपलब्धि
ग्रामीण व्यवसायों तथा उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवस्था, ग्रामीण उत्पादन की समुचित विक्रय व्यवस्था आदि का समुचित प्रबंध इसमें सम्मिलित किया जाता है। मानव जीवन को परिवार, समुदाय, समाज जैसे अनेक सामाजिक तत्व प्रभावित करते हैं। मानव विकास में इनका योगदान अत्यंत सकारात्मक होता है। सामान्यतः समुन्नत परिवार, समुदाय और समाज से संबंधित व्यक्ति प्रगति पथ पर सरलता से बढ़ता है, जबकि पिछड़ेपन से ग्रसित वातावरण में रहने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अत्यंत संघर्ष की आवश्यकता होती है। जब पूरा परिवार अथवा समाज आसपास हो रहे परिवर्तनों के प्रति सजग रहता है और उन्हें स्वतः स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना पसंद करता है, तब विकास अपेक्षाकृत सहज होता है। परिवर्तनों और विकास के संबंध में वैयक्तिक प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास अधिक सुदृढ़ होते हैं और विकास की गति तीव्र होती है। मानव निर्मित संस्थाओं तथा साधनों का विकास एवं उन्नति। मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं और साधनों का विकास करता है, जिसके द्वारा वह अपने कल्याणकारी तथा विकासोन्मुख उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होता है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में भी इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ संस्थाएं औपचारिक जैसे विद्यालय, पंचायत, सहकारी समितियां होती हैं और कुछ अनौपचारिक संस्थाएं जैसे परिवार, जाति वर्ग आदि होती हैं। यह अनौपचारिक संस्थाएं सदियों से चली आ रही हैं, किंतु समय के साथ साथ इनके स्वरूप, उद्देश्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन आते रहे हैं। औपचारिक संस्थाएं आधुनिक प्रजातांत्रिक ढांचे में के प्रतिफल हैं। विकास तथा उत्थान के लिए इन संस्थाओं की स्थापना की जाती है, जिसमें कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी प्रकृति की हो सकती हैं। मनुष्य के जीवन पर नियंत्रण रखने और उसके उत्तरोत्तर विकास हेतु इन संस्थाओं के अस्तित्व का विद्यमान होना आवश्यक है। मानव विकास के लिए उन्हें परिवर्तनीय, गतिशील तथा विकासोन्मुख बने रहना चाहिए। तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई संस्थाओं की भी स्थापना की जानी चाहिए। समयानुसार संस्थाओं के नियमों और कार्य प्रणाली में परिवर्तन होने चाहिए। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति विभिन्न साधनों पर निर्भर रहता है। उपलब्ध साधनों का योजनाबद्ध, संगठित एवं नियंत्रित मूल्यांकन तथा उपयोग ही सफलता की कुंजी है। इन साधनों के अंतर्गत समय, शक्ति, ज्ञान, भौतिक सुविधाएं, व्यक्ति की निजी ज्ञान, रुचि, कार्य कुशलता, निपुणता, मनोवृत्ति, कार्यक्षमता आदि का समावेश होता है। इस क्षेत्र में कुछ सामुदायिक साधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, बाजार, डाकघर, बैंक, न्यायालय, पंचायत, यातायात आदि साधन चाहे प्रत्यक्ष हों अथवा अप्रत्यक्ष, मानवीय हों अथवा भौतिक, सामाजिक हों अथवा तकनीकी, मानव विकास में उनका योगदान अपरिहार्य है। प्रत्येक उपलब्ध साधन को पहचान कर उनका समुचित मूल्यांकन करके उनको विकसित करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। जो साधन उपलब्ध ना हो, उनकी उपलब्धि हेतु समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उपलब्ध साधनों का कार्य संपादन समुचित एवं लाभकारी हो। तात्पर्य यह है कि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। तकनीकी विकास के साथ निरंतर हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखकर प्रसार कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों में विशेष महत्व कृषि उत्पादनों को दिया जाना चाहिए। उत्पादनों के विक्रय और वितरण की सही व्यवस्था होनी भी आवश्यक है। कार्य संपादन में प्राकृतिक, स्थानीय, मानवीय तथा अन्य साधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनकी सुरक्षा और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी आवश्यक है। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों के हित की रक्षा करना प्रसार कार्य का अभिन्न अंग है।
इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि युवा शक्ति का दुरुपयोग न हो। युवाओं के सहयोग से सहकारी और सामुदायिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता मिलती है। उपयुक्त नेतृत्व द्वारा किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निपटाया जा सकता है। इस प्रकार प्रसार शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। ग्रामीण विकास से संबंधित सभी पक्षों से इसका संबंध है। ग्रामीण विकास की कल्पना प्रसार शिक्षा के अभाव में नहीं की जा सकती। प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों से संबंध। रिलेशनशिप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। प्रसार शिक्षा का विस्तृत क्षेत्र होने के कारण विभिन्न शिक्षण विधाओं तथा विषयों के साथ संबंध रहता है। मुख्य रूप से कृषि कार्य से संबंध होने के कारण कृषि विज्ञान से संबंध रहता है। कृषि उत्पादनों में वृद्धि द्वारा किसानों को संपन्न बनाना प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसी कारण कृषि विज्ञान से जुड़ी अन्य विधाओं जैसे कृषि यंत्र विज्ञान, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पशुपालन एवं चिकित्सा, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, गाय पालन एवं तकनीक, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, मत्स्य पालन, फिशरी आदि से सीधा संबंध रहता है। प्रसार कार्य से जुड़े व्यक्तियों को इन विषयों का ज्ञान आवश्यक है। प्रसार शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य मानव विकास है। एक क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया कि प्रसार शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य मानव विकास है। व्यक्ति के ज्ञान स्तर, कार्य संपादन क्षमता तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना इसका उद्देश्य है। अतः मानव व्यवहार से संबंध विज्ञान जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र आदि का अध्ययन एवं परिपालन महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मानव व्यवहार को समझे मानव जीवन से संबंधित कोई भी कार्यक्रम एवं योजना बनाना संभव नहीं है। साथ ही मानव विकास को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक गतिविधियां भी प्रभावित करती हैं। अतः इतिहास और संस्कृति का अध्ययन भी जरूरी हो जाता है। इससे सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों का अभिज्ञान होता है। प्रसार शिक्षा एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक परिवेश की स्थापना करती है, जहां मानव अधिकारों को सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों के संबंध में वचनबद्ध है। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर पंचायतों, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता ने दिया था। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। देश की राजनीतिक व्यवस्था तथा गतिविधियों में ग्रामीणों की सहभागिता को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ग्रामवासियों में आत्मविश्वास, अभिरुचि तथा उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के लिए व्यक्ति को समाज का एक अभिन्न अंग समझना आवश्यक है। प्रजातांत्रिक प्रणालियों को समझना, लोकतांत्रिक ढांचे में सामाजिक संरचना करना तथा स्वस्थ राजनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना प्रसार कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। मानव जीवन से संबंधित अन्य शिक्षा विधाओं जैसे आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस, जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, परिवार कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, गृह निर्माण, हाउसिंग, अर्थशास्त्र एवं गृह विज्ञान आदि से भी प्रसार शिक्षा का गहरा संबंध है। आयुर्विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोग रोधन से संबंधित है, जबकि परिवार कल्याण के अंतर्गत परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु कल्याण को लक्षित कर कार्यक्रम नियोजित और कार्यान्वित किए जाते हैं। नियोजित ढंग से गांव में गृह निर्माण करवाकर उसमें वायु और प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जा सकती है, जिससे वे लोग स्वस्थ वातावरण में रह सकें। समुचित गृह निर्माण के कारण नालियों, शौचालयों
और रसोई घर का भी सही ढंग से निर्माण हो पाता है। ग्रामीण की आर्थिक उन्नति को लक्षित होने के परिणामस्वरूप इस शिक्षा का अर्थशास्त्र से भी गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, व्यवसाय अथवा प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं। अर्थशास्त्र तथा व्यावहारिक पक्षों को जानकारी ग्रामीणों को प्रसार शिक्षा द्वारा प्राप्त होती है। प्रसार शिक्षा का कृषि विज्ञान से उतना ही गहरा संबंध है जितना कि प्रसार शिक्षा का गृह विज्ञान से। जिस प्रकार ग्रामीण परिवेश में संबंध कृषि कार्यक्रमों को कृषि प्रसार एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार ग्रामीण विकास के संदर्भ में गृह विज्ञान, प्रसार शिक्षण, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन की भी व्यवस्था है। इसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को अपनी तथा अपने परिवार की खुशहाली के निमित्त लाभप्रद सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण, लालन पालन, परिवार के लिए संतुलित आहार एवं पोषण की व्यवस्था, समुचित गृह व्यवस्था, पारिवारिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोगोन्मुक्ति के उपाय, वस्त्रों के चयन, देख रेख तथा कटाई, सिलाई एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना गृह विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत गृह विज्ञान शिक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर समाज की उन्नति करने से है। केवल पुरुषों की उन्नति से पूरा समाज उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। इसमें स्त्रियों की सहभागिता भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं। कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1873 में इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया था और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखें। कभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। कभी सन पूछ लेते हैं, कभी विश्वविद्यालय पूछ लेते हैं और कभी देश पूछ लेते हैं। प्रसार शिक्षा का आधार कौन सा जीवन है? नगरीय जीवन, महानगरीय जीवन, ग्रामीण जीवन या ये सभी? तो प्रसार शिक्षा का आधार जीवन हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ग्रामीण जीवन सही है, कि प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? विद्यालय के अंदर की, घर के अंदर की, विद्यालय के बाहर की, इन सब की। इसको भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? विद्यालय के बाहर की। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सीखने की योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। ज्ञान के क्षेत्र में, व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में, योग्यता व कुशलता के क्षेत्र में, इन सभी के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 पे पूछा गया था।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है, इन सभी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर वह शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों ही अपने अपने कार्य सीखते हैं। इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है। ये कथन किसका है? डगलस एंसमिंजर का, एमसी कुरिट का, कैल्सी एवं हेर्नी का, बीसी कृष्णाचारी का। तो राइट आंसर है ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन राइट है कैल्सी एवं हेनरी का। ये भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इसको याद भी रखें, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याएं हल की जाती हैं। ये कथन किसका है? नंबर ए लीगन्स का, नंबर बी धामा का, नंबर सी बुरेट का, नंबर डी एस्मिंगर का। तो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लीगन्स की परिभाषा है ये, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस प्रसार के अंतर्गत महिलाओं को संतुलित पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध, रसोई, बगीचे आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है? नंबर ए स्वास्थ्य प्रसार, नंबर बी गृह विज्ञान प्रसार, औद्योगिक प्रसार, नंबर डी कृषि प्रसार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रसार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है? शोध या खोज, प्रसार कार्य या सेवाएं, शिक्षण, ये सभी। ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। इस क्वेश्चन को भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शोध या खोज, प्रसार कार्य या सेवाएं और शिक्षण, ये तीनों अंग हैं, प्रसार शिक्षा के प्रमुख अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन प्रसार सेवा कार्य का आधारभूत तत्व है? मनुष्य स्वयं को, बी ऑप्शन मनुष्य का पर्यावरण, नंबर सी मनुष्य निर्मित साधन व संस्थाएं, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही है, ये सभी सही हैं। मनुष्य स्वयं को, मनुष्य का पर्यावरण और मनुष्य निर्मित साधन व संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन स्थानीय संस्कृति व रीति रिवाज का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर बी कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जागृत करना, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक सांस्कृतिक विचारों में परिवर्तन लाना और ऑप्शन नंबर डी आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है, धार्मिक सांस्कृतिक विचारों में परिवर्तन लाना। और इस नहीं क्वेश्चन पढ़ते समय इस नहीं का ध्यान रखें, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं लगा होता है हम है पढ़ लेते हैं
और पहला ऑप्शन पढ़ते हैं और सही करके चले आते हैं। प्रसार शिक्षा का निम्न में क्या उद्देश्य है? लोगों को ए ऑप्शन लोगों का विश्वास करना, बी ऑप्शन ग्रामीणों को ऐसे जीवन अवसर प्रदान करना ताकि उनकी योग्यता व नेतृत्व में विकास हो, ऑप्शन नंबर सी लोगों का सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, मनोरंजनात्मक, आर्थिक जीवन उन्नत। उपरोक्त सभी उद्देश्य हैं। तो ये सभी उद्देश्य हैं। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं लोगों का विश्वास करना, ग्रामीणों को ऐसे जीवन अवसर प्रदान करना ताकि उनकी योग्यता व नेतृत्व में वृद्धि हो, और लोगों का सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, मनोरंजनात्मक, आर्थिक जीवन उन्नत। उपरोक्त सभी उद्देश्य हैं। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित है? मनुष्य के निजी विकास और मनुष्य के परिवेश का विकास। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ए बी दोनों। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। परिभाषा है ये। नंबर ए धामा की, बी लीगन्स, सी कृष्णमाचारी और डी बुरिट की। तो प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है, धामा। प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। ए ऑप्शन वयस्क शिक्षा, ऑप्शन नंबर आगे पीछे हो गए हैं, गृह विज्ञान शिक्षा, कृषि शिक्षा और यौन शिक्षा। तो प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, वयस्क शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामाभाई, बी डब्ल्यू भट्ट, सी रेड्डी और डी धामा। ये परिभाषा डब्ल्यू भट्ट की है और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया है। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। तो डब्ल्यू भट्ट की परिभाषा है और ये परिभाषाएं इसी चैप्टर से पूछी गई हैं। तो आज ये प्रसार शिक्षा का पहला चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।